आप देख रहे हैं। अब कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उनका हम सब धन्यवाद देते हैं। आज आप कक्षा 10 के केमिस्ट्री से कुछ लवण के निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में आपके कुछ ऐसे रिएक्शन आते हैं जिसको आप सरलता से कैसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज आपको जानकारी होना चाहिए कि किसका फार्मूला क्या होता है। जब तक आप फार्मूले को ध्यान में नहीं देंगे या उसको याद नहीं करेंगे तब तक आप जल्दी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। जबकि आप जानते हैं कि हाई स्कूल में कम से कम 18 नंबर का आपका रिएक्शन आता है। अब इससे आगे पीछे कुछ कम नंबरों का हो सकता है, कुछ अधिक नंबरों का भी हो सकता है कि यहाँ पे फार्मूले से संबंधित बहुत कुछ आपको याद करना पड़ता है। तो आज हम आगे क्लासेस में देखेंगे कुछ लवण के निर्माण की विधियां क्या है। कुछ लवण में जैसे मान लीजिए आपसे पेपर में पूछ देता है कि धावन सोडा यानी धावन सोडा बनाने की विधि का वर्णन कीजिए या धावन सोडा का रासायनिक समीकरण दीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाए इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे धावन सोडा। ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं धावन सोडा यानी वाशिंग सोडा। चलिए वाशिंग सोडा के बारे में हम क्या जानते हैं। सबसे पहले वाशिंग सोडा यानी धावन सोडा का नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। दिमाग में रखना है आपको, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। पहला काम दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है किसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये नाम है इसका धावन सोडा। डेकाहाइड्रेट का मतलब क्या? डेका मींस होता है 10, हाइड्रेट माने जल, अर्थात जल के 10 अणु जो होते हैं उपस्थित होता है तो उसको हम डेकाहाइड्रेट कहते हैं। और ये आपका सोडियम कार्बोनेट है। अब इसको कैसे बनाया जाए इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हमको क्या लेना है, तो देखिए आप ज्यादा घुमा फिरा करके रिएक्शन को देखते होंगे, लेकिन आप पहले क्वेश्चन को पकड़ने का यदि तरीका आपको मालूम है तो आप बना सकते हैं। जैसे दिमाग में रखिए यह NA है। दिमाग में रखना है कि यह लवण है, पहले से बना है। इसका मतलब है कि इसके लवणता में यानी ये जो लवण है तो ये निश्चित है किसी NA। या करिए इसके पहले जब आपने लवण पढ़ा था तो वहां पे अम्ल पढ़ा था, वहां पे क्षार पढ़ा था, जिसमें आप देखें कि वहां पे थोड़ा सा इसको पकड़ने के लिए, क्वेश्चन को पकड़ने के लिए मैं तरीका बता रहा हूं कि कैसे पकड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपने NaOH लिया था यानी ये क्षार लिया था और इसमें Na यानी यहाँ पे HCl लेकर के और लवण को बनाया था, जिसमें Na आया था जबकि ये आपका एक क्षार था, अर्थात ये क्षार है। ये दिमाग में रखना है। अच्छा अब देखिए जब इस क्षार के साथ में ये CO3 लगा हुआ था तो ये है क्या चीज, इसको दिमाग में रखिएगा। CO3 कभी भी बनता है तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, तभी जाकर के कार्बोनेट का निर्माण।
अर्थात यहाँ पे जो गैस होती है अधिकतर इस गैसों की बात होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। और यदि अब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को याद कर लें और ये जो क्षार है यानी क्षार को याद कर लें तो हमारा सोडियम जो कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है ये आसानी से बन सकता है। कैसे बनेगा इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए सोडियम कार्बोनेट को बनाना है तो सर्वप्रथम हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड का शांत विलयन लेते हैं। सबसे पहले चीज इसको हम कांस्टेंट लेते हैं, अर्थात शांत विलयन को लेकर के और इसके साथ में यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट बन जाता है और मोनोहाइड्रेट बनता है। ये दिमाग में कैसे बनता है इसको दिमाग में रखना है। देखिए यदि इस O को आप इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला दें तो NaCO3 यानी Na और CO3 याद करिए। पहले अभी फार्मूला नहीं हुआ आपका, इसको दिमाग में रखना। कैसे हम फार्मूला करें तो आप जानते हैं कि CO3 होता है तो इसका डबल चार्ज होता है, ये इस पर आता है, इसका सिंगल चार्ज इसके पास जाता है, अर्थात यहाँ 2 लगता है। अर्थात आप देख रहे ध्यान से कि ये सोडियम कार्बोनेट बना। अब वैसे जरा करिए कि Na का 2 अणु है, अर्थात यहाँ पे आप देखें कि अकेला है तो इसको 2 बनाने के लिए आपने 2 बना लिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यह 2 अणु आपके इस H के भी रहे और 2 अणु ऑक्सीजन के हुए जिसमें से एक आपका इसके पास चला गया, एक बचा, 2H बचा, अर्थात H2 और 1 ऑक्सीजन, अर्थात हमारा पानी का निर्माण। जबकि इसको यदि देखा जाए तो ये सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट है, लेकिन इसी मोनोहाइड्रेट में अर्थात यदि सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पे मोनोहाइड्रेट यानी एक अणु को हम मोनो बोलते हैं में यदि H2O का अर्थात N में होता है 9 की संख्या और एक पहले से थी, एक दिमाग में रखना है। तो 9 यानी यदि यह 9H हो गए तो 9 और यह 1 हो गए 10, अर्थात यह हमारा बन जाता है सोडियम कार्बोनेट 10H2O डेकाहाइड्रेट। इस तरीके से हम यह सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। तत्पश्चात अब इसके बाद हम देखें कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है यह हमारे उत्तर प्रदेश के, दिमाग में रखना है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, आजमगढ़, फिर इसके बाद राजस्थान, बिहार इत्यादि जगहों यह रेह के रूप में होती है। किसके रूप में? रेह के रूप में, यानी रेह के रूप में यह पृथ्वी में पाई जाती है। यानी जो ऊपरी सतह होती है पृथ्वी की उस पर यह रेह के रूप में सोडियम जो डेकाहाइड्रेट जो होता है वह उपस्थित होता है। यह अधिकतर आपके जौनपुर है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है, राजस्थान है, बिहार है, ऐसे क्षेत्रों में यह पाई जाती है। तत्पश्चात अब इसको यदि व्यापारिक स्तर पर देखा है तो व्यापारिक स्तर पर इसको अधिक से अधिक उत्पादन करके उसको विकसित करके उसको छत में बेचने के लिए, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए यदि प्रयुक्त किया जाता है, इसके लिए निम्नलिखित औद्योगिक निर्माण विधियों का अध्ययन हम करते हैं। तो औद्योगिक निर्माण के विधियों में देखेंगे कि 2 विधि आता है। एक सोडा अमोनिया विधि यानी अमोनिया सोडा विधि और एक आता है ली ब्लॉक विधि।
तो सबसे पहले औद्योगिक निर्माण में हम चलेंगे, पहले देखेंगे कि ली ब्लैक विधि के द्वारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का निर्माण किस प्रकार होता है। अब हम औद्योगिक विधि के द्वारा देखेंगे कि धावन सोडा का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हमको क्या लेना है, क्या चीज बनाना है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि सबसे पहले इसमें आपको बनाना पड़ता है सोडियम यानी जो सल्फेट होता है यानी साल्ट केक। जब साल्ट केक का निर्माण करते हैं तो साल्ट केक के निर्माण के ही फलस्वरूप हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बना सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम चीज क्या लेंगे, तो यदि सोडियम सॉल्ट यानी केक को बनाना है, यानी सोडियम सॉल्ट केक को बनाना है तो कैसे बनाया जाए, निर्माण विधि में ली ब्लैक के द्वारा क्या क्या नियम थे, इसके बारे में देखें। तो सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को लेकर के यानी ली ब्लैक विधि, देखिएगा ली ब्लैक विधि, इसमें सबसे पहले चीज आता है कि औद्योगिक विधि के द्वारा में सबसे पहला विधि होता है ली ब्लैक विधि। और ली ब्लैक विधि में सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड को लेकर के और हाइड्रोजन सल्फेट के साथ मिला करके उसको गर्म करने का कार्य करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, एक बड़ा सा कढ़ाई लेते हैं लोहे का, और लोहे के कढ़ाई में लेकर के और सोडियम क्लोराइड और H2SO4 को लेकर के हम गर्म करने का कार्य करते हैं। कैसे मिलाते हैं, तो देखिए H2SO4, सबसे पहले H2SO4 का क्या क्या नाम है, हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। फिर इसी को अपने भाषा में, व्यापारिक के भाषा में इसे हम तेजाब भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसको मिला करके यदि हम बनाते हैं तो पहले देखिए कि क्या बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अब आप सोचते होंगे कि ये तो सोडियम है, सल्फेट तो डायरेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ से एक H निकल करके इस Cl के साथ मिलता है, अर्थात Cl गैस निकल जाती है और तब बचा हमारा Na और यहाँ पर बचा एक H, यहाँ पर बचा SO4, अर्थात हम लेते हैं NaHSO यानी सोडियम बाइसल्फेट। अब क्या करते हैं, सोडियम बाइसल्फेट पुनः हम सोडियम क्लोराइड के अधिकता में पुनः इसको मिला करके हम गर्म करने का कार्य करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं इस सोडियम बाइसल्फेट यानी हम सोडियम बाइसल्फेट को लेते हैं और इसके साथ में पुनः हम सोडियम क्लोराइड को लेते हैं और सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाकर इसे पुनः यदि गर्म किया जाए तो गर्म करने के पश्चात देखिए क्या बनता है। यह Na दिमाग में रखे, यह Na तो ये बन जाता है Na2SO4 यानी ये बना सोडियम सल्फेट और यहाँ पर बचा है, यहाँ पर बचा Cl, अर्थात हमारा बच गया HCl। अब इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सोडियम सॉल्ट केक, यानी सोडियम सॉल्ट केक, दिमाग में। अब इस सोडियम सल्फेट या सोडियम सॉल्ट केक को क्या करते हैं, तो अब इसको देखिए यहां से हमको क्या बनाना पड़ता है ली ब्लैक विधि में। ली ब्लैक विधि में यह पहला स्टेप था कि पहले स्टेप में आपको क्या बनाना है, तो पहले स्टेप में आपको सोडियम सॉल्ट बनाना है। अब दूसरा स्टेप में हम क्या करते हैं कि काली राख बनाते हैं। अरे अब सोडियम सॉल्ट को लेते हैं और सोडियम सॉल्ट को लेकर के
और उसमें कोक मिलाते हैं, कोक के साथ हम कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाते हैं, जिसके पश्चात हमारा काली राख का निर्माण होता है। तो दूसरे डी ब्लॉक ने कहा कि दूसरे स्टेप में काली राख बनाना है, तो कैसे बनाना है, काली राख का फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। पहला स्टेप में अभी आपने देखा कि सोडियम सॉल्ट केक बना। अब दूसरे स्टेप में सोडियम सॉल्ट केक को लेते हैं, यानी सोडियम सॉल्ट को लेते हैं, नहीं सोडियम सॉल्ट केक को लेते हैं और इनके साथ में हम किसको मिलाने के लिए काली राख हो जाए, अर्थात कार्बन के साथ क्रिया कराते हैं। और जब कार्बन के साथ क्रिया कराते हैं तो यह बनाते क्या है, इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। तो ये जब बनते हैं और कार्बन के साथ क्रिया करते हैं तो ये सबसे पहले चीज ये बनाएंगे क्या, देखिए यहाँ से आप इनको अलग कर दीजिए, अर्थात सोडियम सल्फाइड आपका अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है, अर्थात ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है और सोडियम सल्फाइड बन जाता है। अब इस सोडियम सल्फाइड को यदि ले लिया जाए, इसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फाइड। अब इस सोडियम सल्फाइड को ले लेते हैं, सोडियम सल्फाइड, और इसी के साथ में यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को मिला देते हैं तो ये मिला करके जब हम गर्म करेंगे तो देखेंगे कि ये क्या चीजें बना रहे हैं। तो ये दोनों चीजें अब दिमाग में रखे रहना कि ये सोडियम कार्बोनेट बना देंगे, अर्थात सोडियम कार्बोनेट और प्लस दिमाग में रखिए ये कैल्शियम है, ये सल्फाइड है, ये दोनों मिल जाते हैं, ये बना लेते हैं कैल्शियम सल्फाइड। और सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फाइड यदि दोनों को मिश्रित किया जाए तो मिश्रित करके इसका नाम रखा जाता है काली राख। क्या रखा जाता है, काली राख। यानी दोनों के मिश्रण को, यानी आप कह सकते हैं दोनों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, काली राख कहते हैं। जबकि आप जानते हैं कि अब इसको यदि देखा जाए कि इसमें से सोडियम कार्बोनेट को कैसे अलग किया जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले काली राख से सोडियम कार्बोनेट को निकालने की विधि का प्रयोग करते हैं। तीसरा स्टेप कि इसको कैसे हम बाहर निकालें, तो इसको तीसरे स्टेप में कहता है, ध्यान दें, स्टेप नंबर 3 स्टेप इसको हम ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फाइड, तो आप इसको जल में घोलेंगे। ध्यान देना कि 3 स्टेप में क्या है, किसे जल में घोल दिया जाए, जल में घोला। जब ये घोल दिया जाए, घोला जाए, तब यहां पर देखेंगे कि जो सोडियम कार्बोनेट है ये जल में घुल जाता है, जबकि ये कैल्शियम सल्फाइड जो होता है ये जल में नहीं घुलता है। जब ये नहीं घुलेगा तो छानित के द्वारा, छानित जालियों के द्वारा हम इन्हें अलग कर लेते हैं और इनका हम वाष्पन करते हैं, अर्थात इन्हें हम छानित माध्यम, छानित के द्वारा पृथक कर लेते हैं, पृथक, और इनको हम देखेंगे कि यह वाष्पन, यानी वाष्पन के माध्यम से हम सोडियम कार्बोनेट को बाहर प्राप्त कर लेते हैं। अब जब सोडियम कार्बोनेट बाहर प्राप्त हो जाता है तो इसमें हम जल के 10 अणु के साथ क्रिया कराते हैं, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है। ये तो पहला ध्यान देना है, किस तरीके से कौन सा समीकरण कहां पर लगाई जाती है, किस तरह बनता है, इसको पहले ध्यान देंगे।
अब हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ध्यान दें, अब इसका हम गुण पढ़ेंगे। तो सबसे पहला गुण आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण। पहले ध्यान देना है कि भौतिक गुण क्या है, फिर दूसरे नंबर में हम रासायनिक गुण देखेंगे। भौतिक गुण में कह सकते हैं यह एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, ये चूर्ण के रूप में होता है, यह जल में विलय होता है, किसमें, ये जल में विलय होता है और ऊष्मा उत्पन्न करने का कार्य भी करता है। यानी हम कह सकते हैं कि यह सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण होता है। दूसरा नंबर कह सकते हैं यह जल में विलय होता है तथा ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये तो उसका भौतिक गुण हो गया। दूसरी बात, इसमें क्रिस्टलन के लिए जल के 10 अणु रहते हैं। तीसरा आप कह सकते हैं इसमें क्रिस्टलन के रूप में जल के 10 अणु उपस्थित रहते हैं। तो ये हमारा हो गया भौतिक गुण। ठीक है, 10 अणु कैसे रहते हैं, तो ये दिमाग में रखे रहे कि डेकाहाइड्रेट का 10 अणु उपस्थित है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि रासायनिक गुण की किसके साथ या किस प्रकार की क्रिया करता है, किस प्रकार से इसको हम बनाने का कार्य करते हैं, ये सबसे पहले रासायनिक गुणों में अध्ययन हम करेंगे। चलिए रासायनिक गुण हम देखेंगे। रासायनिक गुण, तो सबसे पहले यदि हम सोडियम कार्बोनेट को लेते हैं, रासायनिक गुण में पहला ऊष्मा का प्रभाव। देखिए ऊष्मा का प्रभाव क्या है, यानी जब उसे हीट किया जाए तो कौन सी परिस्थिति आती है, क्या चीज बनाने का कार्य करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जब ऊष्मा का प्रभाव दिखाया जाता है तो ये हीट से संबंधित होता है, अर्थात उसे गर्म किया जाता है। तो गर्म करने के पश्चात इनमें कौन सी अभिक्रियाएं हो जाती है, इसको हम अध्ययन करेंगे। तो हम लेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसको ऊष्मा का प्रभाव हम यहाँ पे लिखते हैं। ऊष्मा का प्रभाव अर्थात हमने गर्म किया और गर्म करने के फलस्वरूप देखेंगे कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये अलग हो जाता है और जल अलग हो जाते हैं। अर्थात हम देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट प्लस जल के अणु बाहर हो जाते हैं। इस तरीके से हम क्रिस्टल यानी सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल प्राप्त कर लेते हैं। तो रासायनिक गुण में ऊष्मा का क्या प्रभाव है ये पूछ देता है। हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे क्रिया करता है। जैसे कि आप जानते हैं, हम दूसरा पॉइंट रखते हैं कि जब कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट यानी हाइड्रेट की अभिक्रिया। अब इससे आपके साथ में अभिक्रिया कराना है तो क्या प्राप्त होगा, इसके बारे में आप अध्ययन करें। तो सबसे पहले हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट न लेकर के केवल मोनोहाइड्रेट लेते हैं, अर्थात सोडियम कार्बोनेट के साथ जल आपका उपस्थित और इनके साथ में यानी इसका हम सांद्र विलयन लेते हैं और सांद्र विलयन में यानी ये कौन से हैं और इनके साथ में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिला देते हैं। तो ये देखिए कि ये क्या बनाने का कार्य करते हैं। जबकि आप जानते हैं कि यह धावक सोडा था
जो पृथ्वी के सतह पर रेत के रूप में प्राप्त होता था। अब यही चीज जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो यह क्या बनाता है, दिमाग में रखिए तो आपको बनाने आ जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जल है, जल के पास ऑक्सीजन है, इसको उठा करके इसको दे दीजिए। एक कार्बन डाइऑक्साइड में के जगह पे यह ऑक्सीजन चला गया, ये हो गया कार्बोनेट। अब एक कार्बोनेट इसको देने के बाद यहाँ दिखाई दे रहा है, एक कार्बोनेट आपका यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी दो कार्बोनेट दिखाई दिए। याद करिए यहाँ पे सोडियम के दो अणु थे, यानी इसके भी दो अणु, यहाँ पे H के दो अणु और यहाँ पे CO3 के दो अणु, यानी ये सबके दो दो अणु हैं। तो आगे हम यदि दो रख दें और सबको सीरियल वाइज रख दें, अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट, अर्थात अब देखें कि हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, अर्थात जिसे कहते हैं खाने वाला सोडा। अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट ये है खाने का सोडा। इस तरीके से हम बना लेते हैं कि जब कोई सोडियम अर्थात धामो सोडा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के क्रिया करता है तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने का कार्य करता है। अब इसी तरीके से यदि हम जल के साथ अब क्रिया को देखें तो क्या बनाता है, इसको देखें, यानी सोडियम कार्बोनेट, और जब यही जल के साथ क्रिया करेगा तो वह क्या बनाता है, इसको ध्यान देंगे। ये जल के साथ जब क्रिया करेगा तो ये क्या बनेगा, याद करिए, जल में H और OH होता है, तो OH करना है तो यहाँ में ये OH बना दिया क्योंकि इसमें H और OH होता है। अब इसे Na का OH से क्रिया NaOH हो गया, इसको दो बनाएंगे, दो बन गया। याद करिए यहाँ पर बचा H, तो H को बराबर करने के लिए इससे क्रिया करेगा तो ये बना लेंगे H2CO3 अर्थात कार्बोनिक एसिड। अब याद करिए कि कितने हाइड्रोजन होना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं दो है, यहाँ पर देख रहे हैं कि दो यहाँ और दो यहाँ, अर्थात यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है तो आगे हम कर देंगे 2। ऑक्सीजन के लिए 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 3 यहाँ है, 2 यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो ये 5 हो गए। सोडियम के 2 अणु, 2 अणु हो गए। इस तरीके से सभी बैलेंस हो गए। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जब यही सोडियम कार्बोनेट जल के साथ क्रिया करता है तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल बनाने का कार्य करता है। हम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं तो ये क्या बनाता है, जैसे आपके पेपर में भी पूछ देता है कि सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कराने पर क्या प्राप्त होता है, या कह सकता है कि इनके साथ अभिक्रिया कराइए तो क्या बना सकता है, इसको पहले से आप ध्यान देंगे। जबकि आप ये बात जानते हैं कि यह द्विअम्लीय लवण होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट जो होता है यह द्विअम्लीय लवण होता है और इसकी जब क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होती है तो यह क्या बनाने का कार्य करता है। तो सबसे पहले यदि हम बना रहे हैं तो देख रहे हैं कार्बोनेट है, ये कैल्शियम है, अर्थात ये हमारा बन सकता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब दूसरा बात क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं OH है यानी हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे सोडियम है, तो ये हमारा आसानी से क्षार बन सकता है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 हमने बैलेंस कर दिया सोडियम को पूरा, और फिर 2 ऑक्सीजन है। अब 2 ऑक्सीजन यहाँ पे देख रहे हैं, भी 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बैलेंस हो गए। अर्थात हम ऐसे क्रिया करा सकते हैं। दूसरी बात कहता है कि यदि हम सल्फर डाइऑक्साइड से यदि सोडियम कार्बोनेट का क्रिया कराते हैं तब यह क्या बनाता है। अब वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि
सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कराने पर, तो पहले ध्यान में यहाँ पे आपके सोडियम कार्बोनेट दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड दिखाई दे रहा है। तो अब लिख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, यदि दोनों को हम मिश्रित करते हैं तो क्या बन सकता है? आराम से आप कर सकते हैं कि इस कार्बन यानी जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन के 3 अणु है अर्थात कार्बोनेट है, इसमें से एक ऑक्सीजन को निकाल करके इनको दे सकते हैं, अर्थात ये बन जाते हैं सोडियम सल्फाइड, यानी इसको बोलते हैं सोडियम सल्फाइड। देखिए 4 रहता है तो 8 होता है और 3 रहता है तो सल्फाइड होता है, ध्यान दें। ऐसा अब इसके बाद हमारा बचेगा क्या, ध्यान रखें कि यहाँ से एक ऑक्सीजन अणु इसको दिया गया, यहाँ पे CO2 बचा अर्थात हम CO2 बाहर निकाल सकते हैं। अब यदि हम सोडियम सल्फाइड की यदि क्रिया यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यदि पुनः कराने का कार्य करते हैं या सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कराने का कार्य करते हैं, तब यह क्या प्राप्त होता है? यदि मान लीजिए हमने लिया सोडियम सल्फाइड के जरीबी लेयर के साथ और इसके साथ यदि हमने सल्फर डाइऑक्साइड को मिला लिया, तो यह क्या बना सकता है? अब ध्यान दें, यदि इसको इसके साथ हम मिला देने का काम करें तो SO3 याद करिए, जब खाने वाला सोडा हम बनाए थे उसी तरीके से ये सोडियम सल्फेट यानी सोडियम बाइसल्फेट। अब देखिए सोडियम का तो अणु 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन SO3 और इसको ये भी दे दिया तो SO3 यानी यह हो गया SO3 अर्थात सोडियम बाइसल्फाइड बनकर के आपका तैयार हो गया। इसको बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड। इस तरीके से हम देखें कि यदि सोडियम सल्फाइड की क्रिया यदि सल्फर डाइऑक्साइड के अधिकता में यानी जल के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम बाइसल्फाइड प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम अन्य क्रिया को देखें, मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट की क्रिया यदि हम बालू के साथ क्रिया कराएं तो वो हमारा क्या बना सकता है? अब इसको आगे देखेंगे। अब देखिए, अब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ यदि सिलिका को लेते हैं अर्थात रेत, तो ये बनाता है कांच। यानी अब ये कांच कैसे बना लेता है? ध्यान दें, यदि इसमें से एक ऑक्सीजन को इसको दे देते हैं तो ये बना लेता है सोडियम सिलिकेट SiO3, यानी सोडियम सिलिकेट बना और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर हो गया, अर्थात इसे हम कहते हैं कांच, अर्थात इसी का नाम है सोडियम सिलिकेट। यानी ये हमारा कांच भी बन गया और इसी को रासायनिक नाम में बोलते हैं सोडियम सिलिकेट। इस तरीके से हम कांच भी बना सकते हैं, अर्थात सोडियम कार्बोनेट से कांच का निर्माण, ये ध्यान है। इस तरीके से हम कांच का निर्माण कर दिए। अब इसके बाद यदि आपसे कहीं पूछता है कि अम्लों के साथ क्रिया यह करेगा तो यह क्या बनाने का कार्य करेगा? यदि हम सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करा देते हैं तब यह क्या हमारा बनाने का कार्य करता है? इसको पहले देखने का कार्य करें। अर्थात अम्लों के साथ अभिक्रिया,
ध्यान देंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ यदि अम्ल की क्रिया कराते हैं तो पहले ध्यान देंगे कि यह बन जाएगा मैग्नीशियम, यानी सोडियम एक क्लोराइड बन सकता है, सोडियम क्लोराइड बन सकता है। और क्या बन सकता है, तो पहले ध्यान देंगे इसका तो दो बराबर कर सकते हैं और ये बन सकता है H2, इसको दो करेंगे तो दो हो गया, H2O भी बन सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर हो सकती है और H2CO3 भी बनने का कार्य कर सकता है, अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट भी बनाने का कार्य करता है। तो ये भी चीज आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट बना सकता है और CO2 हमारा बाहर भी निकल सकता है। अर्थात अन्य चीजों को भी देख सकते हैं, इसी रिएक्शन को हम कैसे कर सकते हैं इसको आप ध्यान करें। यदि हम देखें कि ये सोडियम ले लें, ये बाई ले लें, ये कार्बोनेट ले लें, तो क्या हमारा बनेगा, फिर NaCl निकल सकता है, सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं, फिर सोडियम बाई कार्बोनेट भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि Na यहाँ है, Na यहाँ है, दो Na, CO3 एक H यहाँ है, एक H यहाँ Cl है, Cl अर्थात ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने का कार्य करता है। इस तरीके से हम अम्लों के साथ अभिक्रिया करा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि अम्ल के मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक के अधिकता में यदि क्रिया कराने का कार्य करते हैं तब तो हमारा क्या बनता है ये भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा Na2CO3 और HCl यदि दो अणु के साथ यदि हम अधिकता में क्रिया कराते हैं तब तो ये हमारा क्या बनाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि NaCl को बनाएगा ही बनाएगा, प्लस CO2 भी बनाएगा और प्लस H2O भी बना लेने का कार्य करेगा। अर्थात आप बराबर कर सकते हैं 2H, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2H, दो ऑक्सीजन, एक तीन ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक Na। अब इसको देखिए 2 Cl है तो 2 Cl आप यहाँ पे कर सकते हैं, अर्थात हमारा ये बैलेंस हो गया। अर्थात इस तरीके से यदि हम धात्विक लवणों के साथ यदि सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कराते हैं तब क्या बनाता है, इसको देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट के साथ में यदि कैल्शियम क्लोराइड की क्रिया कराते हैं तब क्या बना सकता है, एक कैल्शियम कार्बोनेट बना सकता है। फिर आप देखें NaCl भी बना सकता है। इस तरीके से यदि हम धात्विक लवणों के साथ यदि क्रिया कराते हैं तब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर सकते हैं। इस तरीके से विभिन्न लवणों के साथ क्रिया को दर्शाने का कार्य हम करते हैं। इसी के साथ अगले क्लासेस में आप सभी लोगों का धन्यवाद और आगे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।